नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो एमपी टेट वर्ग 2 जो मुख्य चयन परीक्षा है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं जीव विज्ञान की। तो यहाँ पर हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अगर बात करें विश्व में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो वो है आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है यानी कि जो शुतुरमुर्ग है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है बच्चों 9 फीट, ठीक है। 9 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इसका जो वजन होता है वो लगभग 150 केजी के आसपास होता है, यानी कि 150 किलोग्राम, ठीक है। और ये जो है अगर बात करें इसकी जो स्पीड होती है दौड़ने की वो लगभग होती है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है स्पीड होती है। इस गति के साथ ये दौड़ता है, ठीक है। और इसकी जो एक खास बात है कि यह इतना बड़ा होता है, एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, ठीक है। और इसके जो पंख होते हैं उनका जो यूज करते हैं वो करते हैं सजावट के रूप में या फिर झाड़ू बनाने में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए ये जो है इसका वंश आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका जो वंश होता है वो है स्ठूतियो। क्या होता है? स्ठूतियो, ठीक है। तो इस तरीके से स्ठूतियो वंश का ये होता है। कौन भैया? ये आपका शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो है अफ्रीका का निवासी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो बताइएगा जो आवश्यकता से अगर अधिक जल है पौधों में तो किस प्रक्रिया के द्वारा इसको हम बाहर निकालते हैं? तो ये निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था बच्चों वो किया था बीडल और टैटम ने, ठीक है। तो बीडल और टैटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन की अगर बात करें तो ये हमारा अग्नाशय, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को पचाने में यूज होता है। और जो ट्रिप्सिन होता है ये आपका पाचन तंत्र में पाया जाता है, ये भी जो है प्रोटीन का जलीय अपघटन होता है, ठीक है। और जो आपका लार में पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में कौन होता है? टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा। तो ये माना जाता है ग्रेगर मेंडल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शरीर का जो तापक्रम है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में? कहाँ पर होता है? तो इसका जो नियंत्रण होता है ये होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? बताइएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका हैं ये प्रायः किसका उपयोग करती हैं? अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का,
ग्लूकोज का या फिर सुक्रोज का? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ये प्रयोग करती हैं किसका? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का आपका सूत्र, ठीक है, फार्मूला। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ग्लूकोज जो है एक क्या होता है? मोनोसैकराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी कौन है, ये आपको बताना है। तो एकमात्र ये जो कपी है ये होता है गिब्बन, होलॉक गिब्बन इसका पूरा नाम होता है। तो होलॉक गिब्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो असम और जो आपके नागालैंड के वन हैं वहाँ पर ये जो है पाया जाता है, ठीक है। गिब्बन कहाँ पाया जाता है? असम और नागालैंड के वनों में ये जो है एकमात्र कपी है, ये असम और नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चमड़ा निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है चमड़ा? सिर्फ चर्म से, ठीक है, या फिर चर्म और अधिचर्म से, वसी ऊतक से, या फिर इन सभी से? तो अगर बात करें चमड़ा की तो ये जो है सिर्फ चर्म से निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ चर्म से चमड़ा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? 120/80, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में आपको बताना है कि सामान्यतः जो CO2 गैस है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें 78% कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका अगर यहाँ पर क्या पूछा गया है? CO2, तो CO2 हो जाएगा 0.03%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन की जो मात्रा होती है ये भी आपसे पूछी जाती है, तो 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। बाकी इसके अलावा आपकी हीलियम हो गई, ओजोन, नियॉन आदि भी यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है और यहाँ पर CO2 पूछी गई है, तो 0.03 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो बताइएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? विषाणु की है, जीवाणु की, कवक द्रव्य की, या फिर फफूंदी की, ठीक है। तो किसकी है? तो ये है आपकी कवक द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है किसकी? कवक द्रव्य, या इसी को हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कुछ बच्चों को माइकोप्लाज्मा याद होगा तो वो ऑप्शन में खोज रहे होंगे कि माइकोप्लाज्मा कहाँ दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको कवक द्रव्य भी मिल सकता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कवक द्रव्य को ही हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जरा ये भी हमें बताइएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरटेंशन। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप। ये होता है 130/110 और हाइपोटेंशन ये होता है निम्न रक्तचाप, ये होता है इसकी जो वैल्यू होती है 90/60, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज में यहाँ पर थोड़ा चेंज है, गलत नहीं करना है आपको। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसको हम चीनी का कटोरा या शर्करा कटोरा कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है हवाना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यूबो, क्या है? क्यूबो पेसो। क्यूबो पेसो यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा हो गई क्यूबो पेसो, हवाना इसकी राजधानी हो गई यानी कि कैपिटल हो गई। और चीनी का कटोरा कैसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है।
अगर बात करें, ये जो है 1960 तक सबसे ज़्यादा चीनी का निर्यात करता था। क्यूबा जो है 1960 तक चीनी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर निर्यात करता था, क्योंकि यहाँ पर चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। और लेकिन जो है वर्तमान में अगर बात करें तो ये जो है अब इसकी जगह पर क्या है, 2017-18 में इसकी जगह ले ली है किसने, ब्राज़ील ने, ठीक है। अब जो है चीनी का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर ब्राज़ील में हो रहा है, उद्योग है, ठीक है ये। और जो क्यूबा है ये एक जो है कैरिबियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये एक द्वीप है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा कटोरा या चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है, तो पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली जो नस्ल है वो है सुगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है, एक तो हो गई आपकी निमोनिया और दूसरी हो गई टीबी, ठीक है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की गर्भावधि है, तो बताइएगा ऊंट की गर्भावधि कितनी होती है। तो इसकी जो गर्भावधि होती है यानी कि जो समय काल होता है वो होता है 365 दिन से लेकर 400 दिन, ठीक है, 365 से 400 दिन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, पोलियो का पहला प्रभावशील सॉरी पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्न में से किसने तैयार किया था। तो सबसे पहला जो प्रभावशाली टीका था पोलियो का, ये जो है किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पोलियो का पहला जो प्रभावशाली टीका है ये तैयार किया था जोनास ई सॉक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोनास ई सॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है, जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है, आयताकार नहीं होता है, बेलनाकार नहीं होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है, शंक्वाकार होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो शंक्वाकार हो जाएगा किसका, फेफड़ा का आकार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, रंध्र, जड़, टहनी या फिर तना। तो रंध्र जो हैं ये आपके रहते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। ये माना जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं विटामिन से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो विटामिन की खोज जो है वो किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1911 में। और ये जो है रोगों से रक्षा करने के लिए इनका जो है ये आवश्यक होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करी जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी होते हैं। क्वेश्चन आता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये होते हैं के ई डी ए, इसको हम कीड़ा बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील आपसे पूछा जाए तो विटामिन बी और सी, केवल 2 विटामिन ऐसे हैं बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी से अगर पूछा जाए तो इससे जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की अगर कमी है तो इससे जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, ठीक है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो विटामिन के रासायनिक नाम याद करना है तो रथ एक टॉफी आपको याद कर लेना है। रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रेटिनॉल, ये होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है। था से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से पहले रथ लिख लिया, फिर एक, फिर टॉफी, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, रथ एक टॉफी। रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फी से हो जाएगा फिलोक्विनान, ठीक है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। था से थाइमीन जो होता है ये विटामिन बी का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है।
टोकोफेरॉल विटामिन ई की जो है रासायनिक नाम हो गया, और फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर क्रम वाइज आपको लिख लेना है ए बी सी डी ई और के, और इधर पर रथ, एक, टॉफी, ये आपको याद कर लेना है। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आपकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।